पब्लिक को तो लूट लो, पब्लिक को तो लूट लो, क्योंकि पैसे किसके हैं? पब्लिक के, सरकार के थोड़ा ही हैं। ये होता है मोनोपोलीज बनाना। ऐसे बहुत सारे लोग करते थे। उस टाइम पर एक कोल्ड ड्रिंक आया था, सिट्रा, है ना, याद भी रह गया कि मेरी वाइफ का नाम है चित्रा, तो उसमें तो सिर्फ एच हटा हुआ है, वो सिट्रा था, है ना। अब वो उन्होंने 5 फ्लेवर निकाले बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो हमारा आंखों देखा है सब कुछ। 5 फ्लेवर्स निकाले और ऐसे फ्लेवर्स थे, इंडियन फ्लेवर्स थे, उन्होंने कोक और पेप्सी को टक्कर दे दी भयंकर वाली। मतलब जहां ये लोग सोचते थे कि हम दो ही हैं, वहां पर पता चला कि हम दो के सामने एक तीसरा आ गया है, और वो भी इंडियन ब्रांड। यहाँ से तो क्या होता है, आपको पेप्सी पीते हो, पैसा सारा कहाँ जा रहा है? आउट ऑफ इंडिया। आप जो लिक्विड पी रहे हो कितने का है? आप अगर 10 रुपए वाला कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते हो, उसका लिक्विड कितने का? हर कोई जानता है, हर किसी ने बताया होगा, 1 रुपए या 2 रुपए का है। 8 रुपए तो चलो ठीक है, कुछ हमारे ट्रेडर्स भी कमा रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट तो पेप्सी ही कमा रहा होगा, कोक ही तो कमा रहा होगा। नहीं, इन्होंने क्या किया, मैं बिल्कुल नटशेल में आ रहा हूँ। एक रात ऐसा हुआ, हम लोग का एक ही उसूल हो गया था। सारे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, हम 4-5 लड़कों का ग्रुप था। एक जगह ट्यूशन पढ़ाकर शाम को इकट्ठे हुए। कोल्ड ड्रिंक का हमें बड़ा शौक था। फिर ये सिट्रा का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा कि रोज एक नया फ्लेवर नई नई लॉन्च हुई थी। ये 5 फ्लेवर्स थे। एक दिन हमने कहा बोला भाई सिट्रा एक जगह जगह इट्स पॉइंट करके है, तो वहां पर हम जाकर सारे इकट्ठे हुआ करते थे, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स करते हैं, आप लोग भी करते होंगे कि एक जगह इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ कि हमने कहा भाई दो, कह रहा नहीं है। अगले दिन गए, नहीं है। अगले दिन गए, नहीं है। वी वर वेरी नेशनलिज्म। हमने क्या कहा था कि पेप्सी और कोक पियेंगे ही नहीं, पियेंगे तो सिट्रा ही पियेंगे। न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इन दोनों बदमाशों ने क्या किया, रात को सारी खाली कोल्ड ड्रिंक बॉटल खरीद ली। कांच की बोतल आती थी, कांच की बोतल को प्रोडक्शन में टाइम लगता है एंड वेरी कॉस्टली। कांच की बोतल तो कॉस्टली है ना, कितनी हैवी होती है, बड़ा कॉस्टली होती है वो। जब हम सीए की लाइन में घुसे, मैं बताया उस वक्त हम कॉलेज में थे, जब सीए में घुसे तब हमें पता चला, हम सब इनकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग में घुसना शुरू हुए कि कांच की बोतल, तब पता चला कि ये तो बड़ी महंगी होती है, कांच की बोतल टूट जाए तो इसलिए वो आपसे पैसे मांग लेते हैं कितने सारे वो लोग। तो इन्होंने क्या किया, सारी बोतल्स खरीदी और क्रशर में डाल दी। ये भी नहीं रखी, क्योंकि रख के क्या करना, सिट्रा छपा हुआ है सब पे, वो लोगो छपा हुआ है। स्टिकर नहीं होता था पहले, आपने कभी देखेंगे तो कलरफुल लोगो सब कुछ होते थे पुरानी बॉटल्स में, अब भी होते होंगे शायद। अब भाई साहब उन्होंने सारी की सारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां बॉटल्स थी, एक भी बॉटल नहीं छोड़ी। सिट्रा का इतना बुरा हाल हो गया था कि जो बॉटल सिर्फ उनके गोडाउन में थी वही बची, बाकी मार्केट में से एक बॉटल नहीं छोड़ी। खत्म हो गई सिट्रा बेचारी। बाद में ड्यूक बनी, सिट्रा से फिर वो बनी ड्यूक। ड्यूक के साथ भी फिर वही काम किया, ठा खत्म। अब बेचारा टी शर्ट में रह गया ड्यूक। ड्यूक टी शर्ट पहनते हो ना, दैट वाज द कोल्ड ड्रिंक। ड्यूक एक ड्रिंक्स था, जो पहले सिट्रा था, सिट्रा से ड्यूक बना। मतलब उसने बड़ी कोशिश की फाइट करने की। बैक सपोर्ट में होंगे कई लोग, लेकिन वो ड्यूक भी खत्म हो गया। ऐसे ऐसे हालात चलते हैं। मतलब ये पिक्चर में कहीं पर लिखा कहीं नहीं हुआ, अगर आप पढ़ोगे कि सर ने कहा था सिट्रा ड्यूक बना, तो कहीं लिखा नहीं हुआ। ये सब चीजें अंदर की एक मैनिपुलेशन होती है, ऐसे हालात। ये मोनोपोलीज को लेकर मेरा दिमाग में आपको आया था, जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे मोनोपोलीज बनती है, और ये मोनोपोलीज हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है। क्योंकि वही कहा ना, 10 से 12। अब देखो दूध वाले क्या करते हैं, एक भाई साहब दूध वाला रेट बढ़ाएगा, सारे बढ़ा देंगे। मदर डेयरी, पारस और ये अमूल और ये वो फलाना ढिकाना, सबके रेट बढ़ जाएंगे। अभी हालांकि गवर्नमेंट इस तरफ कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ये एक तरीके का फंक्शनिंग लाइक मोनोपोलीज, कि सारे एक साथ रेट बढ़ा देते हैं। क्यों? कंपटीशन ही नहीं हो रहा। कंपटीशन होता है रेट घटते हैं। आपने सुना होगा ना, परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज फ्रूटफुल फॉर द कस्टमर। बंद करना है, चलो 2 मिनट कर देते हैं। तो वो उन्होंने, तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एग्रीमेंट हैविंग फॉर देयर ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी क्या है कि लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, पेप्सी को आपस में एग्रीमेंट करेंगे, साइन वाइन करेंगे। फॉर देयर ऑब्जेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोलीज आर अपोज टू
पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अपोज पब्लिक पॉलिसी हो गया वो हमेशा वॉइड होगा। नटशेल आपको याद रखना है, मोनोपोलीज वर्ड से आप समझिए, है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसका एग्जांपल मैं दे नहीं रहा, जो मैंने आपको पेप्सी कोक दिया वो द बेस्ट एग्जांपल है। आप बेशक से नाम लिए बिना लिख देना, क्योंकि पेप्सी कोक डायरेक्ट लिखोगे एग्जांपल में अच्छा नहीं लगेगा। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, इससे भी समझ सकते हैं। हमने एक एग्जांपल भी पढ़ा था, एक मैरिड वुमेन को मैं कह रहा हूँ कि ये पकड़ पैसे और उसको डिवोर्स दे दे, अपोज पब्लिक पॉलिसी, एक घर तोड़वा रहा हूँ। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, ये भी हमने पढ़ा था, क्या नाम दिया था इसको, स्टिपलिंग, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, सेम है भाई, तो इसलिए भी ये भी अपोज पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इसे पढ़ लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट दैट आर वॉइड as they tend to create an interest against obligation, the object of such agreement is opposed to public policy। एक सिंपल तो ये रखना कि जब भी इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन जा रहा है तो वो अपोज पब्लिक पॉलिसी हो गया। An agreement by an agent to restore without the principal's consent compensation from another for the performance of his agency is invalid। क्या मीनिंग है इसका बताओ, एग्जाम्पल को क्या समझे आप, आ रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, an agreement by an agent to receive without his principal's consent, without his principal's consent, ध्यान रखना। प्रिंसिपल कौन होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल का मतलब है मालिक, ऑनर। ऑनर की कंसेंट के बिना भाई साहब क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं दूसरे से, कॉम्पनसेशन फ्रॉम अनदर। तो वैसे ही दिख रहा है पोस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर आप प्रिंसिपल को लूप में नहीं रख रहे, प्रिंसिपल को कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब यू आर चीटिंग विद हिम। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, ए who is the manager of a firm agrees to pass a contract of x to x if x pays bribe, 2 लाख रुपया दे दो, साइन कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा, void, अपोज पब्लिक पॉलिसी। ऊपर सरकारी कर्मचारी का भी आ गया, वो सरकारी कर्मचारी तो सिंपल है कि वो तो है ही उस पोजीशन पर, ये फर्म की बात कर रहा है कि और भी तो लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो कई लोग देते हैं। नहीं, मान लीजिए मेरी एक बहुत बड़ी सीए फर्म चल रही है और मैंने उसमें निकाली इंटर्नशिप की पोस्ट, 20 पोस्ट निकाली, बच्चों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, बच्चे छांटने शुरू हो गए, सब कुछ हो गया, 20 बच्चे छांट लिए, इसमें से एक क्लास में 21 आया, मेरे को दे रहा है सर ये लो, 20 वाले को हटा के मेरा नाम लिख दो। करते होंगे लोग, सरकारी थोड़ी हूँ, प्राइवेट हूँ तब भी। बहुत सारी प्राइवेट फर्म से आप देखते होंगे बेस्ट 20, बेस्ट 10, बेस्ट 5, उसमें जुड़ने के लिए तो बच्चे कुछ भी कर जाते होंगे, है ना। वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, उसको बड़ा क्रेज था टॉप 5 में जाना है। नाम मैं भूल गया हूँ, क्या बोलना, क्या बोलते हैं, बिग फोर, बिग बिग जो भी थी उसमें चली गई भाई वो, इतना रुला दिया उन्होंने। पैसा अच्छा देते हैं, मतलब इंटर्नशिप में आप सोचो, जहां पर नॉर्मल इंस्टीट्यूट कुछ, नॉर्मल सीए कुछ नहीं देते, एंड एट दैट टाइम शी वाज चार्जिंग 20,000, शी हैड बीन पेड 20,000 रुपीस ओनली। मतलब मैं तो ओनली कह रहा हूँ, लेकिन 20,000 रुपीस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से द वेरी हैंडसम अमाउंट। आज भी 20-25, हाँ हाँ, मैं वैसे कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी नॉर्मल सीए फॉर्म में जाओगे ना, तो वो स्टाइपेंड ही देते हैं। अरे कई तो सिर्फ स्टाइपेंड ही देते हैं जो सी इंस्टीट्यूट ने फिक्स कर रखा है। मैं बना हूँ ना भाई, हमारे टाइम पे 150 रुपया था सर, अब 2,500 कर दिया, 500 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ 150 रुपया, 150 ओनली। तो उस टाइम पे ज्यादा होगा, पहले साल 150, दूसरे साल 225 और तीसरे साल 300। 3 साल का आर्टिकल शिफ्ट, बंधुआ मजदूर। इतने में तो ऑटो का खर्चा निकलता, ऑटो भी कहाँ निकलेगा यार। हम तो पैसे ही नहीं लेते थे, हम ट्यूशन पढ़ाता था, मैं तो उनसे कहता था जी आप इकट्ठे 6 महीने के दे दो। 150 रुपए लेते हुए भी ऐसे लगता है कि भाई, मतलब बहुत शर्म आती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है 6 महीने का, साल में 2 बार देते थे पैसे वो। और पिदाड़ी ऐसे जैसे पता नहीं कौन से मजदूर मिल गए उन्हें, मतलब पढ़े लिखे, देखो व्हाइट कॉलर जॉब मजदूर। दैट टाइम आई वाज टू स्पीडी, मतलब मैं ऑडिट के मामले में बहुत स्मार्ट था, और
जो मेरी अकाउंटिंग वो बहुत स्ट्रांग थी, तो हमारे फर्म ने हम लोग सीए क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा एक जॉब और भी है जो एक साइड बाय साइड इनकम। नहीं, मैं सीए मैंने फिर कंप्लीट नहीं किया था, मैं फिर लॉ की लाइन में घुस गया था एंड इट वाज टेकिंग वेरी मच टाइम, तो मेरे को पैसा कमाना था, तो मैंने कहा छोड़ो, फिर हम लिटिगेशन में घुस गए। जब एक चीज मिल गई थी तो मैंने कहा अब क्या है इसके पीछे दौड़ना, जब मेरा मेन इंटरेस्ट ही लॉ लीगल था एक्चुअली। तो मैंने कहा जब मैं फिर बाद में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, जब तो छोटे छोटे थे तो पता नहीं होता ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर बेटा लॉयर बन जाएगा तो सी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं सोचा घर पे बैठ के मम्मी से डिस्कस, पापा से डिस्कस, जब प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा। मैं सोचा था कि लॉ भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, दोनों प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे के अगेंस्ट है। सीए करोगे तो लॉ नहीं करनी, लॉ करोगे तो सी नहीं करनी, मतलब प्रैक्टिस में। अब लॉ का मेरे पास वो आ चुका था लाइसेंस हाथ में, तो व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर दैट। तभी तो बता रहा हूँ बेटा, रिपोर्टिंग पढ़ाता था मैं, तो बहुत स्टूडियस था और बहुत ज़्यादा अच्छे था। खैर कोई नहीं, छोड़ो पुरानी बातें। तो हम लोग, जो मैं बता रहा था, आप भी बन सकते हो उतने स्मार्ट, कभी मेहनत से मत कतराओ। मेरे जो बॉस थे वो मेरे मामा जी ही थे, कंस मामा। शुरू किया नहीं कहते थे। उन्होंने क्या करना शुरू किया कि मुझसे चलो उन्होंने क्या किया, वट ही ऑलवेज ट्राई टू डैट, जब उन्होंने देखा कि तो इसका अकाउंट बड़ी स्ट्रांग है, तो कुछ छोटी छोटी फर्म्स होती है ना जो अपने अकाउंट्स ही नहीं बनाती थी, पुराने टाइम में थोड़ा चलता था, पाँच पाँच साल तक अकाउंट्स ही नहीं बनाए, तो 4-5 साल के इकट्ठे अकाउंट्स बनाकर एक इकट्ठे फाइनल रिपोर्ट बनाकर दे देते थे वो लोग। अब सोचो मेरे को मिलता था वो 4-5 साल का, मतलब 1 साल के उनके ऑन एन एवरेज से होते थे महीने के 15-20 बिल, तो 20 बिल अगर है तो कितने हो गए 1 साल के, 360, और अगर 5 साल से कर दो तो 1800 हो गए, है ना। तो 1800-2000 बिल मेरे को हाथ में दे दिए जाते थे, पूरा कार्टन बन के, ये लो पकड़ो, और सारा जो मुझे चाहिए होता था पल। आपने तो देखा भी नहीं होगा, पुराने टाइम की जो कैश बुक होती थी बड़ी अलग होती थी बेटा, उसकी एक अलग की होती थी, की से उसे टाइट करते थे। अपने पेरेंट्स से पूछना अगर किसी ने करा होगा, आप लोग तो वो शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई उसमें नुकसान है, लेकिन वास्तव में आप वो चीज देख ही नहीं पाओगे शायद अपनी लाइफ में, क्योंकि वो ऐसे होती थी, इसका एक एक पन्ना लूज होता था, उसको फिर फायर टाइट करना, मतलब वो सब चीजें मैंने की हुई है मैनुअली। और फिर हम उसे बैठ के, रात के तो हम शौकीन ही थे, बैठ के पूरा खत्म करना। जिस काम को, वो 5 साल के काम को कितना टाइम लेते होंगे आप बताओ लोग, 1800 बिल्स, जिसकी क्या करनी है, पहले आपको जर्नल बनाना है, फिर लेजर बनाना है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, आपको पूरी बैलेंस शीट तैयार करके दे दी है 1800 बिलों की, 5-5 हर साल की अलग अलग। आई जस्ट टेक 5-6 days ओनली। मैं कहता हूँ बहुत कीड़ा था मेरे अंदर, 5-6 दिन के अंदर पूरे वो 1800 बिल की 5 बैलेंस शीट बनाकर, ये लो जी। ऐसे मिलते थे उसके अलग से। हाँ ऐसे थोड़ी, बंधुआ मजदूर हैं समझ लिए थे, लेकिन फिर मेरे को भी एक दिन मुझे भी फिर समझ में आ गया कि सर जब उठा रहे हैं अगर 5 साल का, तो ऐसे ले लेते थे कि भाई 1 साल की अकाउंटिंग का हम 5000 रुपये लेंगे, तो 5 साल की अकाउंटिंग का 25,000 हो गया, तो मुझे 10,000 मिल जाते थे। मेरे को सिग्नेचर थोड़ी चल रहे हैं, हम तो बंधुआ मजदूर है। तो जो बात आ रही है इसमें, क्या यहाँ से शुरू हुआ कि जो बिग 4 फर्म्स हैं, वो हो सकता है, मेरे को नहीं पता कि ऐसा होता होगा, लेकिन अगर मान लो किसी के दिमाग में नहीं आता, खराब हो जाए, और एक बेचारा 21वें नंबर का पहुंचे कि सर प्लीज मुझे ले लो, तो हो सकता है ब्राइबिंग हो जाए। तो उस चीज को ये कह रहे हैं, क्या है ये, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी के अगेंस्ट आपका इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। जो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी के अगेंस्ट अगर आप कोई इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट ब्याज नहीं है यहाँ पर, आपका कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, वो हमेशा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखिए बात। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कभी कभी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकता है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, अदरवाइज तो आप समझ जाएंगे कि जो पार्ट अनलॉफुल है उसके लिए क्या होगा। by virtue of section 24, if any part of single consideration for one or more objects
or any one of any part of any of the several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. जैसे क्या है मैं बता देता हूँ, आपको समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होंगे। आप एक शॉपकीपर है, मल्टी ब्रांडेड शॉपकीपर है। मैं आपकी शॉप पर आया, एक मोबाइल, ये बाइसिकल, एक कुछ टॉय, अलग अलग चीजें मैंने 4-5 आपके साथ ले ली। उनके सबके अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, है ना। अब पेमेंट एक जगह भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन मेरा एक ही ब्रांड के साथ कांटेक्ट हुआ, उसके साथ मैंने सामान ले लिया, अब मुझे पेमेंट करना है। अगर उसका कोई भी पार्ट इलीगल है कंसिडरेशन का, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? ये कहना चाह रहा, ठीक है। आगे और देखें, उसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर रहा है। दिस सेक्शन इज एन ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 23। देयर इज नो प्रॉमिस फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन if there is anything illegal in consideration that must taken as a whole। कोई पार्ट भी अगर इलीगल है कंसिडरेशन का, तो पूरे के पूरे को क्या मान लिया जाएगा? इलीगल। The general rule is that where the legal part of the contract can be severed from the illegal part। अब जनरल प्रिंसिपल पर आ गए कि क्या लीगल पार्ट को उससे अलहदा किया जा सकता है। तो क्या कह रहा है? द बैड पार्ट मे बी रिजेक्टेड एंड गुड वन कैन बी रिटेन्ड। समझ गए? अब वो जो 5 मैंने आपके जो भी आपका शोरूम है वहां से जो चीजें ली, और उसके बदले में अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, और पेमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंसिडरेशन इलीगल कैसे भी हो सकता है, कि हो सकता है कि मेरा पैसा चोरी का हो, मैं बैंक से भी लूट कर लाया हूं, तो वो क्या हो गया? इलीगल। मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, वो इलीगल पार्ट है, बैन है वो करेंसी, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन उसमें वो कह रहा है कि मैंने एक पार्ट आपको दिया चोरी का, और बाकी पार्ट मेरा मेरे कमाई का है, मेरी मेहनत का है, तो उसमें तो मैं केस कर सकता हूं कि भाई जो बैड पार्ट है आप उसको रिजेक्ट करो, बाकी पार्ट मेरा नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें, तो थोड़ी सी चीज कहां पर हाथ में दे दी गई? कोर्ट की। तो दैट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में नाम से आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन हाँ, नाम याद रहने जरूरी है। आ जाए जी, वॉइड एग्रीमेंट्स। है ऑनलाइन, तो कहते ना रिकॉर्डिंग दे देंगे उनको। ये शालिनी ने तो यही कहा था कि जो बच्चे आएंगे उनको अब जो मैसेज कर रहे हो बोलो ज्वाइन कर, मैं फिर वो व्हाट्सएप खोलूंगा, फिर टेक्स्ट टाइम। क्या कह रहा है जी? सबसे पहले देखें वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स, वही बात आ गई, वैलिड और वॉइड। तो कह रहा है एक लिस्ट हम जो पढ़ रहे थे यार, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर वॉइड। कौन कौन से आपके वॉइड एग्रीमेंट्स हैं देखें। सबसे पहला क्या है बताएं? मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। 18 साल से नीचे का बच्चा अगर कोई एग्रीमेंट करेगा तो वॉइड है। इनकॉम्पिटेंट, अनसाउंड माइंड, यही चीज पढ़ी हुई है हमने। सेकंड देखो क्या है? एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दोनों तरफ से। मैंने इसमें एग्जांपल बार बार आपको राइस का दिया है। मैं राइस बात कर रहा हूँ, बासमती राइस। ये बासमती राइस भी कई तरह के होते हैं। मैं मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बासमती राइस की बात कर रहा हूँ, वो उसको भी नहीं पता कि ये कौन सा है, वो कह रहा है हाँ हाँ यही होगा, ले जाओ आप। दोनों तरफ से मिस्टेक। थर्ड क्या है? एग्रीमेंट द कंसिडरेशन फॉर ऑब्जेक्ट इज, ये अभी ऊपर भी पढ़ लिया हमने, अभी अभी जस्ट ऊपर ही तो पढ़ा है, उसमें पार्ट की बात आ रही थी, यहाँ तक सिंपल कंसिडरेशन अनलॉफुल है। फोर्थ देखो क्या कह रहा है? एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स। अन पार्ट्स वाला भी हमने पढ़ लिया। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 विदाउट कंसिडरेशन के हमने एक्सेप्शंस पढ़ लिए थे।
लेकिन विदाउट कंसिडरेशन तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता ना। दोनों पार्टी, दोनों एक दूसरे की तरफ से कुछ तो आदान प्रदान होना चाहिए, नहीं तो वो वॉइड है। खतरनाक चीज, रिस्ट्रेन टू मैरिज, नहीं कर सकते किसी के साथ भी एग्रीमेंट। ब्रेकेज भी नहीं पड़ा था, ब्रेकेज भी वॉइड है और रिस्ट्रेनिंग भी वॉइड है। आप किसी के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसकी पर्सनल जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। वो आपको अलाउड ही नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये तो पता ही होगा, हमने जो पता राइट्स एंड ड्यूटीज की हम बात करते हैं, तो दिस इज योर ड्यूटी कि अगर आपकी कोई शरण में आए तो उसे आप प्रोटेक्ट करें। बल्कि पता चला रिस्ट्रिक्शन, अब आप हमारी प्रॉपर्टी हो गई, आप किससे शादी नहीं करेंगे, साइन करो। नहीं कर सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसमें भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा है कि मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज आप यहाँ मत शॉप खोलो, दूसरी जगह करो, उसके हम पैसे दे सकते हैं, उसके लिए एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शन लगाने का मेरे को कोई राइट नहीं है जब तक वहां पर कोई लीगल कॉन्सेप्ट ना हो। सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है, सरकार की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो तो फिर एज पर लॉ हो गया। लेकिन पर्सनली आई कैन नॉट रिस्ट्रेन यू, कैन नॉट बाउंड यू, कैन नॉट रिस्ट्रेन यू कि भैया ये काम मत करो, अगर वो लीगली सब कुछ अलाउड है तो। गेटिंग माय पॉइंट? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वही स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन आ गया एक तरीके का, सारी चीजें वही आ रही हैं। क्या कह रहा है? एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, जब कुछ पता ही नहीं, सर्टेनिटी नहीं है। कार खरीद लो, कार बेचो, कार खरीदोगे मेरी? हाँ सर कार खरीदेंगे आपकी। कौन सी? पता चला मैं बच्चे वाली एक टॉय खरीद रखी है, मेरी कार है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। कार है, पिक्चरों में तो यही दिखाते हैं ना, जितने भी कार के एक्सीडेंट देखते हो क्या होती हैं वो, यू नेवर नो। लेकिन वही कार होती है, वो बड़ी फर्स्ट क्लास डिजाइनिंग, और जिसमें स्पीड उससे चल रही होती है, रिमोट से आगे एक ब्लास्ट का छोटा सा वो लगा रखा होता है, और बड़ी स्क्रीन पर ले रहे होते हैं, पता चला कि ओए राम BMW उड़ गई, जबकि इट वाज अ मॉडल, छोटी सी कार। पुराना जमाना तो चेंज हो गया ना, पुराने जमाने में तो बेचारे सेकंड हैंड कार खरीदा करते थे, फिर उसके अंदर ब्लास्ट किया करते थे। अब वो नहीं रहा, अब तो इतने जबरदस्त वो आ गई है आपकी नई नई टेक्निक्स है। वो कुछ पिक्चरों में रह गया, जो बेचारे गरीब से वो है ना डायरेक्टर, वही करते हैं। अमीर अमीर डायरेक्टर तो अब आपको पठान देख लो, पठान में क्या हुआ है, वो ट्रेन जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज द बच्चा ट्रेन, वो है टॉय है वो, जिस ट्रेन को दिखा रहे हैं यूं गिर रही है खट खट खट, जिसमें भाई साहब दोनों लास्ट में पठान बंदो, आप देखना, आप बोले अरे बाप रे ट्रेन गिर गई नीचे पूरी। वो पूरी वही बच्चों वाली ट्रेन जो हम लोगों को बचपन में दी जाती थी ना, ट्रेन चलो जुक 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 जुक, बस पूरी वही है। हर जगह वही चल रहा है आजकल भाई, तभी तो फिक्शन कह रहे हैं उसे, टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अच्छा सॉरी, वेजरिंग अभी हम पढ़ेंगे नीचे डिटेल में, जुएबाजी है ये, सट्टेबाजी है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इम्पॉसिबल एक्ट्स तो कई तरह के हैं, कि पीतल को सोना बना दो, मरते मुर्दे को जिंदा कर दो, है ना, जादू, ये सब चीजें इम्पॉसिबल एक्ट है। कोई इंसान अगर मर गया उसको जिंदा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, जब तक भगवान खुद ना आ जाए तब तक कोई जिंदा नहीं कर सकता। ठीक है, पीतल को सोना कोई नहीं बना सकता। वो पुराने जमाने थे, अब वो भी हमने सुना ही है कि पहले मंत्र का उच्चारण किया और मंत्र के उच्चारण से बहुत कुछ हो जाता था, तो वो वाला जमाना है, वो हमने किसी ने देखा नहीं। आप ट्रस्ट तो भी नहीं कर पाओगे ना, अभी कोई साधु बाबा आपके सामने आ जाए और वो बोले बच्चा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप अभी वो है बाबा अगला दरवाजा। हाँ? अब थोड़ी हम ट्रस्ट कर पाएंगे, अगर अब तो ऐसा हालात हो गया कि सच्चा वाला भी आ गया तो हमें वो भी झूठा लगेगा। तो इसीलिए तो इसी डर से तो कोई कुछ कहता नहीं है, अरे बाबा आगे प्लीज हाथ जोड़ के, कि कहीं सच्चा वाला ना हो जाए। हाँ जी बेटा, इन सबको वो मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वेजरिंग वाला पढ़ लेते हैं, बाकी सारे हमने देखा हुआ है। देखो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26,
रिस्ट्रेंट टू ट्रेड 27, ये एक बार जरूर घर में पढ़ लेना, है ना। मैं अभी थोड़ा सा इसलिए ले लो कि आगे पढ़ जाते हैं, जो जो चीज नहीं समझ में आएगी उसको फिर से एक बार ले लेंगे। सर हाँ जी, ये वाला है ना रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में एक गुडविल वाला पॉइंट है, वो वाला समझ नहीं आया। चलो फिर अब पढ़ाना ही पड़ेगा पूरा, गुडविल वाला तो है ही है। इसका आपको फिर याद होगा, मैंने एग्जांपल्स दिए थे। मैंने वाली क्लास नहीं अब मैं चाह नहीं रहा था, मैं फिर इमोशनल हो जाता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है मुझे, मेरे साथ ये भी नहीं होता कि अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो फिर छूट नहीं पाया। चलो पढ़ते हैं, हम ये याद रखेंगे। अब देखो क्या होता है। अब ये रिस्ट्रेंट टू ट्रेड है, आप मना कर रहे हैं। पार्टनरशिप में आपने सुना भी होगा कि गुडविल होती है। गुडविल, जब आप किसी की गुडविल खरीदते हैं तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, एवरीवन नोस, है ना। आप जब किसी की गुडविल को बाय करते हैं तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन अलाउड है। वैसे तो साफ है कि भाई आप किसी के बिजनेस को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप किसी की गुडविल खरीद रहे हो, मान लीजिए मेरा एक किसी चीज को बनाने में मेरी एक प्रोफेशनलिज्म है, मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया और मैंने एक अपना दायरा कंप्लीट, एक बहुत बड़ा दायरा मैंने कवर किया, जिस दायरे में मेरा ये प्रोडक्ट चल रहा है बेटा, अब मेरे नाम से चल रहा है, लोग जानते हैं। अब एक पर्सन आया, उसने मुझे ऑफर किया कि आप ये प्रोडक्ट छोड़ दो, अब हम बनाएंगे इसे, आपको बताओ क्या प्राइस चाहिए, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं। मैंने उसके साथ डील तय कर ली। जैसे भी आप देख भी रहे होंगे कि अभी जो नए नए कुछ लोग थे स्टार्टअप वाले, वो बेच बेच के निकल गए। अब उसमें क्या होता है, एमएनसी आ जाती है, एमएनसी ऑफर ही ऐसा दे देती है भाई, क्या करेंगे, है ना। ओयो वाले के पास ऑफर आ रखी है, और भी ऐसे कई छोटे छोटे वेंचर्स थे जो आज बहुत बड़े वेंचर्स हो गए। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे से खरीद लिया और मेरे से एक मार्किंग की कि आप इन इन एरियाज में अपना ये बिजनेस दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, मुझे रिस्ट्रेन कर रहे हैं ना, देखो, लेकिन रिस्ट्रेंट मुझे वो लीगली कर रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू बाय माई गुडविल। अब मेरे उस प्रोडक्ट को अगर वो खरीद रहे हैं और मुझ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो मैं तो अगले दिन फिर नया खोल के शुरू हो जाऊंगा। जो मुझे बाय पर्सन जानते हैं वो तो मेरे पास ही आएंगे, वो क्यों उसके पास जाएंगे, है ना जी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वहां पर दो तरह से लग सकती है। टाइमिंग्स को लेकर, नॉर्मली टाइमिंग्स को लेकर तो आप जानते भी होंगे, पेटेंट्स तक में टाइमिंग्स का रिस्ट्रिक्शन है, और टाइमिंग्स के अलावा लोकेशन को लेकर, एरिया को लेकर, कि इतने टाइम तक आप ये बिजनेस रीस्टार्ट नहीं करोगे, या इन इन लोकेशंस में आप ये बिजनेस नहीं करोगे। रिस्ट्रिक्शन लग गई तो वो उसका एक्सेप्शन बन गया, और वहां पर ये कहा गया कि ये लीगली वैलिड, जब ऐसी सिचुएशन आई, ठीक है। तो वहां पर उसको ये नहीं कहा, जहां गुडविल बाय हो गई तो वहां पर वो अलाउड है। बट गुडविल अगर वो जो रिस्ट्रेंट लगा वो भी अगर कुछ बहुत अजीब सा हो तो भी वो एक्सेप्शन बन जाता है ना। अब अभी डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे। हाँ, वो तो फिर बेटे देखो, लॉ में बाल की खाल निकालते रहोगे तो बहुत कुछ होता चला जाएगा। अभी आप मोटा मोटा याद रखो कि जो हमें इस वक्त जरूरत है, अभी थोड़ा सा इनका ये है कि आगे बढ़ जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इनको मैं पूरा एक और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये गुडविल का मैटर में थोड़ा सा एक्सेप्शन था, ये पॉइंट क्लियर। मैं बच्चों को लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल, देखो इसके एग्जांपल से समझ लो, यहाँ थोड़ा सा जो ये कह रही है ना इसमें आएगा, इन दो तीन एग्जांपल्स में आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजंक्शन पे क्वेश्चन भी आया था आपको। इंजंक्शन होता है स्टे, रोक लगना उस वक्त के लिए, इसमें तो कहीं वर्ड कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब सर्जन के साथ जुड़ गए भाई साहब, सर्जन ने कंडीशन लगा दी 3 साल के लिए, भाई तुम 3 साल तक कुछ नहीं करोगे, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा गया कि ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस भी जरूरी है। जब तक सब कुछ सीखेगा नहीं और पता चला सर्जन बन गया, कितने लोगों को तो अंधा कर देगा। बहुत सारी चीजें सीखते हैं ना। अब
जैसे आप सीए इंस्टीट्यूट की बात करो, सीए इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपको इतना टाइम की आर्टिकलशिप करनी ही पड़ेगी। वाई? जब आप एक प्रैक्टिसिंग सीए के साथ वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे ना वो सारी लूप होल्स कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना। मैं हर बार बोलता हूँ तो आप थोड़ा सा अगर एक्टिव रहते होंगे तो अभी अभी फिर से सी इंस्टीट्यूट ने अभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर किसी को बैन किया है। अभी कुछ हफ्ते एक डेढ़ हफ्ते की पहले की न्यूज है। उसका वो नहीं आया था ऑर्डर, नहीं तो मैं आप लोगों को लिंक करता। ऑर्डर शीट नहीं आई थी, वो सिर्फ एक वो वाली न्यूज थी। तो मैं सिंपल उस न्यूज पर तो रिलाई नहीं किया मैंने जब तक ऑर्डर शीट हाथ में ना आए। तो सी इंस्टीट्यूट ने उसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया है उस फर्म को, क्योंकि उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया था। क्या था पता है? डायरेक्टर के सिग्नेचर से पहले सीए के सिग्नेचर लग गए। जा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। डायरेक्टर से साइन नहीं कराए, पैसा मिला होगा ना कि डायरेक्टर साहब अभी अमेरिका गए हैं, आप फटाफट साइन कर दो, ये लो पैसे। वो लीक हो गई। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब कई लोग कर जाते हैं। मैंने आपको बताया होगा, एक स्टोरी मैंने सुनाई थी कि एक बेचारा सीए था, और जब वो सीए बना तो वो इतना लॉयल इतना शरीफ था कि उसको तुरंत काम नहीं मिला, और उसके मदर फादर के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई एंड दे बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। उसको अर्जेंट नीड ऑफ मनी थी, इतनी अर्जेंट की सोच ही नहीं सकते, जीने मरने वाली सिचुएशन थी उस बेचारे के साथ। ऐसी सिचुएशन में एक उसको कंपनी टकराई, और उसकी करीबन 10-12 शेल कंपनीज थी। उसने कहा भाई आपको सब पर साइन करना पड़ेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना ठिकाना। उसने बिना कुछ सोचे समझे, पैसा चाहिए, कहाँ साइन करना है, कहाँ स्टैंप लगानी है, ले कहाँ, सब कुछ। सब 16-17 शेल कंपनीज थी, एक शेल कंपनी फंस गई। एक शेल कंपनी फंसी तो सारे फंस गए। मैनिपुलेशन हो ही रहा था, रियल फर्म ही नहीं थी, वो रियल कंपनी नहीं थी। सी इंस्टीट्यूट ने उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट्स को देखा, तब जाकर उसको लास्ट वार्निंग के साथ छोड़ा, नहीं तो कि आपको बैन कर देते कंडीशंस को देखते हुए। एंड ही वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। खैर 50th तो समझ आ गया। तो क्या कह रहा है? ए कैन रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन। ए कौन था जिसने, कौन था ए देखो, बी अ फिजिशियन एंड अ सर्जन एम्प्लॉयज ए। बी सर्जन है, ए उसका असिस्टेंट था। ए कैन बी रिस्ट्रेन्ड, ए को रिस्ट्रेन्ड किया जा सकता है एक इंजंक्शन के थ्रू, स्टे लगाकर, कि आप अभी ये काम शुरू नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। यही कह रहे थे ना आप? ठीक है। 52nd फर्स्ट में देखें क्या कह रहा है। एन एग्रीमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरर टू सेल ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड हिज एंटायर प्रोडक्शन टू अ होलसेल मर्चेंट इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये रिस्ट्रेंट नहीं है। क्या कहा है इसमें? इसने कहा कि जो पीरियड है, मतलब जो प्रोडक्शन है, सारी मेरे को ही दे दो। सारे मेरे को दे दो, तो इसको रिस्ट्रेंट नहीं कहा जाएगा। बहुत सारी कंपनी करती है। जो स्टार्टअप वाले कॉन्सेप्ट में तो यही है, बड़ी कंपनी आपको हेल्प करती है, वो कहती है आप जो बनाओगे हमें। तो कह रहा है ये रिस्ट्रेंट नहीं कहलाएगा। 52nd देखो। प्राइस, प्राइसिंग को लेकर ये भी कहता रिस्ट्रेंट नहीं है, इससे कम नहीं बेचना। बहुत सारी कंपनी जो स्टार्टअप्स के साथ हैं एक्चुअली ये सब चीजें। एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये भी वर्ड है। आप मेरे पर दबाव नहीं डाल सकते, मेरे साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते, ये कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा था, याद ये रखना है कि हर जगह ये चीज नहीं लगती। ये कुछ एक चीजें हैं जो अलग अलग दायरों में अलग अलग रूप चेंज कर लेती हैं। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज restricted absolutely from enforcing his rights under a contract through a court, or which abridges the usual period for starting legal proceeding. A contract of this nature is void. Simple. आपके ऊपर लगा ही नहीं सकते। फोर्थ देखें,
एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी से तो वैसे ही जहां सर्टेन नहीं है, हमारा असेंशियल पार्ट ही मिसिंग है। सर्टेनिटी तो सबसे बड़ा एसेंशियल पार्ट है, हम किस चीज को लेकर डील कर रहे हैं वो तो पता होना चाहिए। जब यही नहीं पता तो एग्रीमेंट बन ही नहीं पाएगा, एग्रीमेंट बन ही नहीं पाएगा। ये देखो, ए एग्री टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल, इसको मार्क कर लो, ये आ सकता है पॉइंट। एक बार बच्चे ने पूछा था सर 100 टन कितना होता है, जो आप कह रहे हो ऐसा है क्या 100 टन में, तो उसके लिए क्वांटिटी पता होना चाहिए। एक टन में कितना होता है 1000 kg। 100 टन कितना हो गया, अब बताओ जी 1,00,000 kg कहां स्टोर करोगे, सर्टेनिटी नहीं दिख रही। क्वांटिटी में भी देखो अनसर्टेनिटी दिख रही है कि इतने का तो कोई यूज ही नहीं है। तेल कौन सा, ऑयल कौन सा, ये भी नहीं पता। हाँ, ये भी नहीं पता कि ऑयल कौन सा है। 100 टन ऑफ ऑयल है ना, ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। ये छोटे छोटे एक वर्ड इनके साथ अटैच करके याद करोगे तो बड़ा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। नीचे लिख भी रहा है, बट द एग्रीमेंट वुड बी वैलिड इफ ए वाज डीलर ओनली इन कोकोनट ऑयल, बिकॉज इन सच केस इट्स मीनिंग वुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। तब अगर सर्टेनिटी आ जाए, बाकी कैसे सर्टेन करेंगे। वेजरिंग क्या होता है, वेजरिंग वैसे ही बताओ लेमन स्टाइल में। अभी बताया था ना, सट्टेबाजी। हालांकि ये सब चीजें आजकल चल रही है कि क्रिकेट टीम बनाओ और ये करो वो करो, तो ड्रीम 11। अब अभी इस पर मैं लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि इस पर थोड़ा सा सर्वे करूंगा, देखेंगे क्या है रीजन, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्या हो रहा है। जुआ खेलना ही तो दिखा रहे हैं बच्चों को। अगर आप उस पर जाएं तो हालांकि शायद कुछ कंडीशन है एज को लेकर, वो शायद आपसे एज की कंफर्मेशन मांगता है कुछ ऐसा। मैं कभी गया तो नहीं, बनाया तो नहीं लेकिन तो होगा ही, कुछ पता नहीं अभी, इनका कुछ भरोसा नहीं भाई, इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो हालांकि मैं अभी इनके गया नहीं उस चीज पर, बहुत वाइडली जाना पड़ेगा कि ये किस कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, बिकॉज ओपनली आप लोगों को इंकरेज किया जा रहा है टू प्ले गैम्बलिंग। गैम्बलिंग ही तो खेल रहे हैं। अच्छा खासा देखो, अब वो तो है ही है एक बेटा सबसे बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट, पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। वैसे तो कहते हैं कि शराब बहुत खराब चीज है, लेकिन एज 25 से घटाकर 21 ला रहे थे। शराब खराब चीज है लेकिन एज 25 से घटाकर 21 ला रहे थे। ये खराब चीज है तो यंग एज में पीनी चाहिए। अब बेटा आपसे अगर कोई मतलब वैसे मत लेना दिल पर, कोई लेने जाओ लिकर शॉप में, किसी ने आज से आपसे आधार कार्ड मांगा है, दिल पे मत ले यार। मैं पहली मैंने कहा कि अगर बाई चांस कोई गया हो, एक्चुअली ये भी अलाउड नहीं है ना, 25 साल से नीचे तो खरीद ही नहीं सकते आप। तो देख के भगा लेकिन लोग खरीदते हैं, खरीदते होंगे यार, जरा जरा से बच्चे देखे हैं मैंने लेकर शॉप पर जाते हुए। हाँ हाँ, अरे चलो आंटियां तो अलग बात हो गई, एज कॉन्सेप्ट आ गया ना उसमें। ये कोई मतलब ऐसे मत लो, जेंडरिज्म मत करो यार, दे आर इक्वल बीइंग अलाउड कि भाई ठीक है, अगर उनको शौक है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। अब वो जमाना नहीं रहा भाई। हमारे टाइम पर होता था कि अगर लड़की स्मोक कर रही है तो पूरा मोहल्ला देखता था, और हाँ ऐसे वाले आप तो इधर कॉलेज के आसपास चलती हुई बात। अपने इलाके के बाहर कहीं भी कर लो। बट
वो थोड़ा सा हमारा इंडियन कल्चर की बात है, नहीं तो मेरे को तो। हाँ जी बेटा, इसका एक एग्जाम्पल ही पढ़ ले, इससे शुरू करते हैं। फिर एग्जाम्पल पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर एसेंशियल्स ऑफ वेजर पर आते हैं। A agrees to pay rupees 50,000 to B if it rains. इसमें ऐसी शर्तें वैलिड नहीं होती। अब वही तो बात आ रही है, वेजरिंग यही बता रहा है, सट्टेबाजी शर्त लग रही है, ये सब चीजें वही तो है। हाँ, प्रोबेबिलिटी डाल दी देखो। सर उसमें पैसे नहीं होनी चाहिए ना, बस बाकी तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात पैसे की हो रही है कि मनी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, इसीलिए तो है। पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो फिर कहाँ सट्टेबाजी। कंसिडरेशन डाल दिया ना बीच में, उसमें फिर कंसिडरेशन ना हो, ऐसी दोस्ती यारी में शर्त लगा लो, क्या दिक्कत है, कोई कुछ उसमें हार्म थोड़ी है। लेकिन ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं बेटा, और बहुत हो रहा है। और जैसे क्रिकेट में दिखाते हैं, उसमें तो एक एक बॉल पर सट्टा लग रहा होता है। अच्छा बता, अगली बॉल पर चौका लगेगा या छक्का लगेगा या आउट होएगा या एक सिंगल चीज पे बैटिंग हो रही है। एंड बी promises to pay a like amount to A if it does not rain. होगी तो आप दो, नहीं तो मैं दूंगा। द एग्रीमेंट विल बी बाय वे ऑफ वेजर, इसको बोलते हैं वेजरिंग, जहां पर सट्टेबाजी शर्तबाजी हो गई, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं। बट इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट, अब चीज अलग हो गई। देखो यहां से ध्यान रखना है, बट क्योंकि फिर शर्त कहां लगी, अब मेरे कंट्रोल में, मैंने बटन दबाई तो बारिश शुरू हो गई। वही जो पिक्चर हॉल के जो साइड, पिक्चर जहां बनती है वहां के जो साइड्स होती हैं, वहां पर तो यही होता है कि ऊपर कुछ बड़े बड़े वो लगे होते हैं फाउंटेन टाइप के, यहाँ से बटन दबाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। क्योंकि वहाँ बिन मौसम होती है, क्योंकि वहाँ बिना वेदर के टाइम होते हैं। वो तो चलो, वो क्या हो रहा है, कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। जब कंट्रोल उसके हाथ में आ गया तो फिर वेजरिंग नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अब एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग समझ लें, पहले ऊपर आए क्या है, अब देखें वेजरिंग क्या है। एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ अ वेजर इज वॉइड। पहली बात तो सिंपल है कि जहां शर्तबाजी हो रही है वो क्या है, वॉइड है। इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी। आगे बात, हम मनी की बात कर रहे थे, क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी। और वो कब देना है, अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ऊपर हमने पहले ही पढ़ लिया था सर्टेनिटी, अब यहां पर इवेंट क्या है, अनसर्टेन। जब अनसर्टेन इवेंट है और उस अनसर्टेन इवेंट के बेस पर ही आदान प्रदान होने की बातचीत हो रही है, तो वो पहले ही वेजरिंग हो गया। जैसे रेन है, रेन तो प्योरली अनसर्टेन ही है। अब रेनी वेदर हो तो अलग बात है, लेकिन आज हम शर्त लगा ले कि बताओ 5 बजे बारिश होगी कि नहीं होगी। तो क्या कह रहा है, बट द एग्रीमेंट, सॉरी, द एसेंस ऑफ द वेजर इज दैट ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज। ये ध्यान रखना है बेटा, ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। अब जिसके हाथ में कंट्रोल है वो तो जीतेगा ही जीतेगा, जिसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, और इसका मतलब वो प्योरली अनसर्टेन इवेंट हो गई, तो आप भी जीत सकते हो तो मैं भी जीत सकता हूं, दोनों के चांस है जीतने के। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वे एन अनसर्टेन इवेंट takes place in reference to which the chance is taken and in the occurrence of which neither of the parties has legitimate interest। ये आ गया, neither of the parties has legitimate interest। वो साफ साफ कह रहा है इस केस में, वेजरिंग एग्रीमेंट में, किसी भी पार्टी के हाथ में लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है। जो हार गया वो कोर्ट नहीं जा सकता कि मेरे साथ धोखा हो गया, वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि भाई जब लेजिटिमेट इंटरेस्ट ही नहीं है तो किस बेस पर जाओगे। पिक्चर में होता है ना कि मान लीजिए मैं कहीं से, पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक हीरोनी विलन कहीं से बैग चुरा के लाया, पहली चोरी का बैग है, उसको हीरो ने चुरा लिया, अब कौन किस पे केस करे। जो चोरी करके लाया क्या वो कोर्ट जाएगा, वे आप कहां से लाए थे, चोरी करके लाया था, पहले तो इसी को धरो। तो वो लेजिटिमेट इंटरेस्ट उसका
नहीं है, लेकिन अगर उसका खुद का पैसा होगा तो जाएगा ना थाने तुरंत भाग के, क्योंकि वहां पर लेजिटिमेट इंटरेस्ट है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाए, अब समझ में आ गया ये वेजरिंग क्या होता है। अब इसमें एग्जाम्पल हमने समझ लिया, अब इसके एसेंशियल समझ लो। वो जो ऊपर हमने पढ़ा वो सब इसके छोटे छोटे एसेंशियल्स बना देगा। क्या बना रहा है? पहला मनी, मनी की इन्वॉल्वमेंट है, या मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब आपने अपनी वॉच उतार के रख दी, पिक्चर में जैसे जुआ खेलते हैं, गोल्ड चेन ये लो, मेरी कार की चाबी ये लो, मेरे घर के पेपर ये लो। आगे नहीं जाएंगे। एक ही बार हुआ था, महाभारत छिड़ गई थी। हाँ जी, हाँ यही तो हो रहा था, ऊपर भी तो यही हो रहा था। और क्या हो रहा था? ये दास वो दास, इलीगल ही तो था सब कुछ, है ना, इलीगल था सब कुछ। उनको कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट में कोर्ट के सामने। हाँ, बस मैं भी यही बोलने वाला था कि प्रॉब्लम क्या थी कि कोर्ट के सामने तो खेल रहे थे। तो कौन रोक सकता है? नहीं, मैं भी वही कहने वाला था, बस यही प्रॉब्लम थी कि जो कोर्ट में जो सजा सुनाने वाले लोग थे वही उसमें शामिल थे। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल और एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। इवेंट पर आ जाओ, इवेंट कैसी होगी? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अनसर्टेनिटी तो ऊपर हमने देख ही लिया, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है। बारिश दिमाग में रखो कि बारिश होना या ना होना प्योरली अनसर्टेन है, हमारे हाथ में नहीं है, है ना। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ऑब्वियसली एग्रीमेंट की बात हो रही है तो दो पार्टीज तो होगी, लेकिन मेन पार्ट क्या है? स्टैंड टू विन, और दोनों पार्टीज को जीतने का भी ऑप्शन है और हारने का भी ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइमिंग ऑफ मेकिंग सच ए, इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए। और नॉर्मली बैटिंग में तो इंटेंशन कॉमन ही होती है, हारने जीतने की। जब दोनों बात कर रहे हैं तो दोनों को ये तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि मैं 1 लाख हार सकता हूं या वो 1 लाख जीत सकता है, इंटेंशन पता है। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर सेक, except for stake, no interest in the event except for stake। बारिश का मौसम की बात हुई, अभी तक बारिश को लेकर शर्त लगा रहे थे, दोनों ने देखा यार बारिश का सीन नहीं है, कोई दूसरी शर्त लगाते हैं। अच्छा चल दूसरी शर्त लगाते हैं, टेम्परेचर कितना होगा हाईएस्ट। कोई मतलब नहीं। बात हो रही थी सिक्सर की, एकदम से चेंज, उधर मैच चेंज हो गया। यहाँ क्रिकेट की बात चल रही थी, वहां मैच चेंज हो गया, मैराडोना गोल करने जा रहा है, पता गोल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता, जल्दी बता। कोई मतलब नहीं है किसी चीज से उनको मतलब सिर्फ सट्टेबाजी से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। उसमें कुछ इनका इंटरेस्ट है? वो छक्का मारे या ना मारे उससे क्या मिलना है उन्हें? कुछ नहीं। जो जीतेगा, कौन सी टीम जीती है ना, अभी इंडिया वुमेन ऑस्ट्रेलिया से हार गई, एक छोटी सी गलती से हमारी कैप्टन की, नहीं तो अच्छा वाला मैच जीते पड़े थे। हार्ड लक, सेकंड टाइम हुआ इंडिया के साथ, एक बार पहले धोनी के साथ ऐसा हो रखा, इसके साथ हो गया। खैर हार्ड लक कुछ नहीं, बट शी वाज प्लेइंग वेरी वेल। तो बात ये आ रही है कि अब उस पर ही अगर शर्त लग जाए, अब वो अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया जीते या इंडिया जीते, उससे हमें कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं। तो इसलिए वो कह रहा है नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक, दैट्स ऑल। पैसे से मतलब है हमें, कोई मतलब नहीं कौन किसको क्या मिलना है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है जी। अब उनके एग्जांपल्स दे रहा है कि ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग एग्रीमेंट क्या क्या है। पहला, लॉटरी ट्रांजैक्शंस। अब लॉटरी को लेकर बड़ी दुविधा है, बच्चों की जैसी लॉटरी आती है तो बच्चे पूछते हैं सर लॉटरी तो हर कोई खरीदा है। एक तरफ तो आप कह रहे हो वेजरिंग है, वॉइड है,
अखबार में रोज आता है, फलाने ने 1 करोड़ जीत लिए, फलाने ने 10 लाख जीत लिए, फलाने ने उतना जीत लिया। केबीसी क्या है? यही तो है, जीत गए तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। वेजरिंग। तो कह रहे जी क्या करें? देखो लॉटरी को लेकर उस दुविधा को वो ठीक कर रहा है, क्योंकि लॉटरी जैसे वाइन, जैसे हमारा लिकर है, सबको पता है इलीगल है लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए रूल्स बना दिए। अगर उन गाइडलाइंस के अंदर अंदर चल रहा है तो फिर वो लीगल हो गया, गाइडलाइंस के बाहर हो गया तो वो इलीगल हो गया। सेम फॉर लॉटरी, स्मोकिंग। लेकिन हम बात वेजरिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग और वाइन वेजरिंग नहीं है ना, वो तो ट्रेड है। यहां पर वो कह रहा है कि इट इज सेम, कि अगर सरकार की कोई गाइडलाइंस बनी हुई है, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, तब तो वो वैलिड है। अदरवाइज उस गाइडलाइंस को अवॉइड करते हुए कुछ हो रहा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। यही सिंपल सा लिखा हुआ है, देखो, इवन इफ द लॉटरी इज सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने मार्क किया है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सैंक्शन है, इट इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन, द ओनली इफेक्ट ऑफ सच सैंक्शन इज दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लॉटरी विल नॉट बी पनिश्ड अंडर आईपीसी। सिर्फ इतना फर्क है। ठेका खोलो, शराब बेचो, कोई टेंशन नहीं है, सरकार अलाउ करे तो बेचो। आप जितना मर्जी गलत काम कर लो, सरकार ने अलाउ कर दिया है। आप गुजरात में नहीं बेच सकते क्योंकि वहां सरकार ने अलाउ नहीं किया है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। आप बिहार में नहीं बेच सकते क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है। बिहार में बैन है, बस बैन है, तो बिहार में सबसे बैन है, बस बैन है वो नाम के लिए। पीते तो गुजरात में भी है। नहीं, गुजरात में फिर भी बड़ा कंट्रोल है बेटा, गुजरात में बहुत स्ट्रिक्टनेस है। गुजरात में पीने के लिए वो गोवा जाते हैं या दमन दीव जाते हैं। गुजरात की बाउंड्रीज में तो सिर्फ वही लोग पीते हैं जो थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोलेबल है, जो अनकंट्रोलेबल है वहां तो फंस जाएंगे। हमारे साथ हो गया था, मैं गुजरात गया हुआ था एक लीगल मैटर में, तो मेरे साथ एक वकील साहब और गए हुए थे, वो शौकीन थे। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था, बैग में भाई साहब ने रखी हुई थी तो उनको पता, मेरे को भी पता था कि बैन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बैन के बावजूद ये इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि वहां ले जाएंगे और आराम से ना पिए। तो दिल्ली से तो चली गई, दिल्ली में तो अलाउड है, घुस तो गए, घुसने में तो कोई पता नहीं चला क्योंकि यहाँ चाहे कोई तो कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है भाई चेक इन बैग में। अब हुआ क्या, उनको ये नहीं पता था कि वो शेयर किसके साथ करने वाले हैं रूम। वो मेरे बारे में उनकी परसेप्शन भी यही थी कि सर भी ऐसे ही होंगे हमारे जैसे। उन्होंने तो जब उसको ऑर्डर दिया कि प्लीज ब्रिंग 2 ग्लास आइस, मेरे कान खड़े हो गए, मैं क्या बात है भाई। तो कह रहा जी हो जाए, मैं क्या हो जाए, उन्होंने तो बॉटल खोल के सामने मैं कहा भाई देख ऐसा है, मैं इसका शौकीन नहीं, तू रख इसे। और मैंने कहा मैं तुझे पीने नहीं दूंगा क्योंकि रूम एक है, अगर तुझे पीनी है तो रूम दूसरा ले ले। स्मेल से एलर्जी है, मैंने कहा मैं ना स्मोक करता ना ड्रिंक करता, तो मैं नहीं करूंगा। अब वो फंस गया बेचारा, क्या करे क्या करे क्या करे, बहसबाजी बहुत हो रही, मुझे बड़ा मनाता रहा। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ 4 घंटे के लिए, तो आराम से अपने, मेरे को फिर रूम मैंने कहा फ्रेश चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं केस भी डिस्कस करना था, किसी अर्जेंट मैटर में गए थे, नहीं पी। चलो बॉटल वापस बैग में पैक हो गई। अब समस्या ये कि गुजरात से वापस भी तो आना है और वो भाई साहब इतने शौकीन थे, बहुत महंगा वाला कोई ब्रांड होता होगा, वो लेकर गए हुए थे। अब मैंने उसको कहा इसको ड्रॉप कर भाई, एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे। कह रहा नहीं ड्रॉप नहीं करूंगा। मैं कहा तू आज कांड कराएगा, मैं कहा तू आज कांड कराएगा, और मैंने कहा मुझे पता है। लेकिन खैर वो फिर हमने अपनी सेटिंग की। अगर सील्ड पैक है ना तो फिर वो अलाउड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा बोर्डिंग देखा कि हम दिल्ली से 2 दिन पहले दिल्ली से आए हैं, वापस जा रहे हैं, तो और उसमें प्रोडक्शन भी दिल्ली का लिखा हुआ था, कुछ इस पर लेबल लगा होता है। तो मैंने उससे सिंपल एक लीगल उसमें बात की, मैंने कहा आप देखो कहाँ से लिए हमने,
जब आपके यहाँ अलाउड ही नहीं है तो कहाँ बिक रही है? अगर यहाँ से लिए तो फिर आपकी गवर्नमेंट क्वेश्चनेबल है। सीआरपीएफ के जवान थे वो, हमने पहले मेरा आई कार्ड देखा, वो उस मामले में थोड़े से वो हैं अलग तरीके के, मेरे को आगे कर दिया फिर फ्रंट पे। थोड़े अग्रेसिव है, उनसे कंट्रोल नहीं होता। पागल है सीआरपीएफ वाले, गोली और मार देंगे तुझे, साइड हो जा, उनका वो बात नहीं करते हैं उनका। मैंने कहा थोड़े बात मैंने उनसे बात की तरीके से समझाया कि आप देखो, दिल्ली एयरपोर्ट से इन्होंने ली, और दिल्ली एयरपोर्ट से ही ली थी उन्होंने, दिल्ली एयरपोर्ट से ली, और ये देखो इस तरीके से है, ऐसा कुछ नहीं। देन वो समझ गए, कहते जाओ वकील साहब चुपचाप से चले जाओ। मैंने कहा भाई जा रहे हैं, कौन सा तेरे से लड़ेंगे। तो जो बैन है राजस्थान और बिहार में तो बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। वहाँ मिनिस्टर्स ही मेरे को लग रहा है बिजनेस कर रहे हैं। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस बेटा रोज न्यूज़पेपर में आते हैं, देखो क्या लिखा है जरा इसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। लॉटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग आप जो जो कर रहे हो उसके लाइसेंस वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है, वो आपके लिए वैलिड हो गया। यहां पर भी कुछ ऐसा सही है, कह रहा क्या है, क्रॉसवर्ड पजल्स इन विच प्राइजेस डिपेंड अपॉन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स सोल्यूशन। सुडोकू आपने कभी खेला होगा, जो शौकीन है तो सुडोकू ने कंपटीशन स्टार्ट किए खूब अलग अलग जगहों पर भी। With a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is a lottery and therefore a wagering transaction। उन्होंने कहा है तो वेजरिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स भी। हाँ जी बेटा, क्या वेजरिंग तो है ना, अभी आप भी वो कह रहे हैं वेजरिंग है, आगे पढ़ रहे हैं। हाँ बताओ सर होता था सच्ची में सुडोकू वाला, क्या, देखा नहीं समझा क्या। कि अगर हम सॉल्व करेंगे देन कोई उन्होंने उसके लिए गेम अलग प्लान की, अब मैं बताता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, वेजरिंग में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन मनी। इन्होंने क्या किया, सुडोकू वालों ने बड़ा अच्छा गेम प्लान किया, उन्होंने मनी हटा दिया। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में कंपटीशन हुआ था, मैं भी गया था, हार गया था। अरे मैं तो देख के तक रह गया भाई, इधर फास्टेस्ट लोग हैं, इधर इधर उन्होंने वो आउट किया, आउट होते ही कहता हो गया जी, मतलब है दूसरा भी हाथ खड़ा हो गया, तीसरा भी हाथ खड़ा है, मैंने छोड़ ही दिया, हाँ छोड़। मैंने कहा यहाँ तो कोई कंपटीशन का लेवल ही नहीं है। मैंने कहा पता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं सोल्यूशन पहले से याद करके आए हैं। तो वो मनी हटा दिया उन्होंने, जब मनी हट गया तो वेजरिंग खत्म। गिफ्ट क्या मिल रहा है, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, वो लोग बुक्स दे देते हैं, हम आपको अपने सुडोकू के सारे इनकी एक कंपाइलेशन दे रहे हैं, ये लो मतलब घर बैठ के और सॉल्व करो। या कुछ और बुक दे दिया इस तरह से। तो ये वेजरिंग कॉन्सेप्ट को जानते जो लोग होते हैं, फिर वो लोग वहां से वो प्राइज मनी वगैरह को थोड़ा सा कर देते हैं। और आगे जब जाएंगे ना इन पर, तो है इनमें कुछ मनी करेंसी का एक बड़ा लिमिटेड सा अमाउंट रखा हुआ है, वो शायद इसमें डिस्कस नहीं होगा। हाँ देखो नीचे आ रहा है, प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड ₹1000, 1000 से एक्सीड नहीं करेगी तो वो उस दायरे से, वेजरिंग वाले दायरे से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो जो बच्चों को जो प्राइस वगैरह आप देखते होंगे ना, जब इस तरह के कंपटीशन होते हैं तो उनके अमाउंट बहुत कम होती है, या फिर उसको वो कुछ और बोल देते, ये नहीं, वेजरिंग से दायरे से हटा देंगे, ठीक है ना। स्कूल में जब ये बच्चे कहते थे अरे इतना कम प्राइस में, अरे हमें नहीं जाना, या फिर वो उसको कुछ और नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं जैसे अभी वो एक वर्ड मैं मिस कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप। वो लोग फिर उसको क्या, वो स्कॉलरशिप उसको दे देते हैं, बट ग्रुप में मिलती है सर, ग्रुप में मिलते हैं, अगर एज प्राइस भी मिलता है। कॉलेज कंपटीशन में काफी मिलता है। हाँ वो उसको कुछ और नाम देते होंगे ना, मिलता है 5,000 भी मिलता है, मेरे को मालूम है। नहीं 70,000 ज्यादा भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। हैकाथॉन्स वगैरह जो होते हैं कॉलेजेस में, कॉलेजेस बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अच्छा क्या होते हैं वो, क्या चीज होती है, हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं, मेरे भाई ने करे हैं, उसमें वो क्या कहते हैं पूरा मॉडल बनाते हैं पूरा रोबोटिक्स का,
सब पूरा बना के पूरा। एक तो था कि आईआईटी में हुआ था बैंगलोर में, अच्छा तो फिर वो वेजरिंग नहीं हुआ ना बेटा, बट ध्यान से देखो। इंस्टीट्यूट वेजरिंग कहाँ, नहीं ना ना वेजरिंग कहाँ होगा वो? वेजरिंग में क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी भी तो आ रही है, उसमें अनसर्टेनिटी कहाँ है बेटा? आप रोबोट बनाकर दे रहे हो, उसके बदले में आपको मिल रहा है। ये इसीलिए तो ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो किस उससे हटा, अपग्रेड करना है। नहीं सब नहीं स्टार्ट करना सर बट ये भी तो अनसर्टेन है। क्या बेटा? सेशन है तो ना बेटा अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, ना ना ना, रोबोट बनाना अनसर्टेन नहीं है बेटा। सर इसमें रोबोट बना के लाइक कार टाइप मॉडल रोबोट था, फिर वहां पे पूरा ट्रैक बनाया हुआ था लाइक रेस कार की तरह, तो वो उसमें रेस करवा रहे थे और उसके बाद जो विनर था वो जीतता। जैसे ड्रामा सोसाइटीज में तो ऐसे होता है 20-30 के प्राइस होते अब उसमें क्या है ना, जब इस तरह के कंपटीशन होते हैं ना, उसकी बेटे पूरी गाइडलाइंस होती हैं, आप जब उसे पढ़ेंगे तो बता पाएंगे कि इसमें से इस वजह से वेजरिंग हट गई। अब वेजरिंग के लिए क्या है, अनसर्टेनिटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो जो कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि उन्होंने मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद रेस करवाया, लेकिन वो सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गई मॉडल्स की और कुछ इस तरह की चीजों की, वहां पर वो सट्टेबाजी नहीं है, उसको उससे दायरे से बाहर कर दिया। ठीक है, ये वो चीज नहीं है। हॉर्स रेस पर वो है, हॉर्स रेस। अब हॉर्स रेसेस पर आ रहे हैं। अब हॉर्स रेसेस का भी आपने सुना होगा, लाइसेंस मिलता है, हमारे पीएम हाउस के सामने ही है ना वहां पे। मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से घोड़े दौड़ते होंगे वहां, और क्या होगा, रेस कोर्स बोलते हैं तो, जहां तक मुझे लगता है। हमें ऐसे शौक नहीं तो हमने कभी गए भी नहीं। तो पीएम हाउस के सामने ही तो है, बिल्कुल थोड़ा सा है। उस पर पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब फैक्ट समझे इसका। केस भी कह रहा है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमर बंगवाला, बंगवाला। अब क्या कह रहा है इसमें देखो, एक क्रॉसवर्ड पजल वाज गिवन इन मैगजीन, जो जैसे मैं बताता हूँ न्यूज़पेपर में छपती है वैसे भी छपती हैं। Above mentioned clause was stated in the magazine. A solved his crossword puzzle and his solution correspond with previously prepared solution kept with the editor. एडिटर के पास ऑलरेडी सोल्यूशन था, मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके भेज दिया। Held this was a game of chance and therefore a lot. Wagering transaction. उसका सॉल्यूशन उसके पास ऑलरेडी था। फिर क्या कह रहे हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कंपटीशन एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन। देखो एथलेटिक कंपटीशन तक आ गया, जबकि यहां पर स्किल्स की बात हो रही है। एथलेटिक तो प्योरली स्किल्स है। वेयर प्राइजेस आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स ऑफ इंटेलिजेंस आर गेम्स ऑफ स्किल एंड हेंस सच कॉम्पिटिशंस आर वैलिड। अब आप देखो, अब आप कंपेयर करो जो आप अभी बात बोल रही थी, वो कौन से स्किल्स थे, स्किल्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसको क्या कर दिया उन्होंने, वैलिड कर दिया, इसलिए वो 70,000 उनको मिला है। अकॉर्डिंग टू द प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955, प्राइज कंपटीशन इन गेम्स ऑफ स्किल आर नॉट वेजर्स प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड रुपीज। मैं बता रहा हूँ ना, उसके साथ और भी कई चीजें जोड़ी हुई होंगी बेटा। पहली बात तो वैलिड तो कर दिया उन्होंने, है ना। यहाँ पर जो प्राइस उसके साथ जो चल रहा है कि कंपटीशन वो करा रहे हैं, कई चीजों का मिक्सचर चलता है, तभी वो 70,000 दे रहे होंगे उनको। आप पढ़ेंगे ना, जैसे अगर कभी कोई कंपटीशन अब इस तरीके का आए, उसके पूरे वो पढ़ना रूल्स गाइडलाइंस, उसके बिना तो बेटे कर ही नहीं पाएंगे। वेजरिंग नहीं है, वो वेजरिंग से बाहर हो। वेजरिंग होगा तो उन्होंने बता दिया कि फिर आप इस तरीके से ही कर पाएंगे। ठीक है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन ये क्या होती है, ये तो प्योरली इमेजिनेशन, सट्टेबाजी, सब चीजों का मिक्सचर हो गया, जो हमें नहीं भी पता उस पर गेम खेल रहे हैं। एन एग्रीमेंट और अ शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन स्पेकुलेशन का उसने कहा एक बेस्ट एग्जांपल, where the parties intend to settle the difference between the contract price and the market price of a certain goods or shares on a specified day. क्या होता है ये पता है आपको, is a gambling and hence void.
हालांकि शेयर मार्केट का डे इंट्राडे ट्रांजैक्शन वो सब चीजें अलाउड है। जो मार्केट के थ्रू चल रहा है वो सब ऑफिशियली थोड़ी देर के लिए चला दो फैन। नहीं यस सर, थोड़ा सा तो थोड़ा सा डोर खोल दो। भाई अरे डोर डोर तो खोल खोल, देंगे। अरे डोर तो खोल, तो सफोकेशन हो रही है बेटे, और भी पता चला हम भी बीमार हो जाएंगे। बस थोड़ा सा वो वेंटिलेशन हो जाए। बाहर का डोर खोला हुआ है? से डॉगी आ जाएगा। नहीं वैसा वाला लकड़ी तेरे को ही वाला, काट लकड़ी देगा। वाला कह रहा हूँ, लकड़ी वाला। तू चुप रहना, इरिटेट मत कर मेरे को। उत्तरी कोई कोल्ड डोर रखा है जब मेरे को कोल्ड। सफोकेशन हो रही है। बाहर चली जा। अरे बस अब बड़े क्या हो गया? कूल होता है इस वक्त, कोल्ड में इरिटेशन होती है अपने अंदर ही। कूल रहते, कूल रहना सीखो। कुछ झगड़े के लिए जगह बात के लिए रखो। एक आपकी लाइफ में एक बंदा आएगा जिसका खून पीना होगा, उसके लिए कुछ बचा के रखो, है ना? उसके लिए बचा के रखो। आपस में दोस्तों में नहीं, चिल रहो। हाँ वो ऐसे बता रहे हैं बेटे, देखो क्या होता है, ये जो कह रहे हैं ना एक दिन में जो डिफरेंस आता है वो है क्या। देखो पहले सुन लो कि जो चीज एज पर लॉ चल रही है वो तो लीगल है, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही है ये एक तरीके का स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग। स्पेकुलेशन कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम सारे बैठे हुए हैं, अनऑफिशियल तरीके से किसी चीज को चला रहे हैं। यहाँ पर वही चीज कैसे होगी कि भाई सुबह मैंने कहा अच्छा बताओ आज राइस का, इस वाले फला राइस का क्या प्राइस होगा। उसने कहा जी 10 रुपए। और क्लोजिंग के टाइम पर क्या प्राइस होगा, मान लो 12 रुपए। वो जो उस 2 रुपए को लेकर शर्त लगी हुई है। जो शेयर मार्केट में ये लोग किस तरह से करते हैं आपको अगर पता हो कि सुबह खरीदा शेयर 10 रुपए का और रात को बेच दिया 12 रुपए का, तो आपने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया। उस 2 रुपए के प्रॉफिट में से जिसके साथ आपका टाई अप है वो अपना कमीशन काटेगा, बाकी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये होता है। अगर वो 8 रुपए का हो गया तो वो आपका नुकसान हो गया, आपका जितना नुकसान है उसमें कमीशन ऐड करेगा, आपके अकाउंट से काट लेगा पैसे। ये तो है शेयर मार्केट का जो डेली वाला सिस्टम होता है। मैंने कभी इसको यूज नहीं किया लेकिन लोगों से सुना यही चीज अगर अनऑफिशियली हो रही है। अब हमने बैठकर सारे इक्विपमेंट से सेट कर लिया, अब हम आपस में खेल रहे हैं बिना किसी लीगल परमिशन के। वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को लेकर रोज की जुगत चल रही है, तो वो क्या है, प्योरली वॉइड स्पेकुलेशन में आ गया। अगर मैं उसको ऑफिशियली खेल रहा हूं तो वो शेयर मार्केट आ गया, लेकिन अनऑफिशियली खेल रहा हूं तो फिर वो स्पेकुलेशन में आ गया। और ये किसी भी चीज के लिए लग जाता है, ये शेयर्स के लिए भी लग सकता है और किसी और दूसरी, इसको बोलते हैं एक गुड्स की भी जो मार्केट होती है। एक तो शेयर की मार्केट होती है, गुड्स की भी मार्केट होती है बेटा। जो मैं राइस का एग्जांपल दे रहा हूँ वहां पर भी इस तरीके से चलता है, तो वहां पर भी ये अलाउड है। लेकिन अलाउड कब है, अगर वो ऑफिशियली इन मार्केट चल रहा हो। लेकिन अगर आप अनऑफिशियली कर रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, वॉइड। ठीक है, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाएगा। जहां पर क्या हो रहा है, पार्टीज इंटेंट टू सेटल, पार्टीज क्या कर रही हैं, इंटेंट टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सर्टेन गुड्स। आप जब सीए फाइनल में आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे हेजिंग। एक किसी तरीके की चीज हेजिंग भी होती है। तो कुछ एक जगह दायरे में अनअलाउड, क्योंकि वो स्पेकुलेशन कहलाएगा, वॉइड हो गया, और कुछ एक जगह वो अलाउड। ठीक है, अभी इसके इतना ही याद रखना। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन का क्या खेल है, अब इसका प्राइस देख लो, इसका प्राइस देख लो, 500 रुपये से कम। मेरे को तो लगता है एंट्री कई हजार की होगी। अगर उसमें घुसेंगे, मैं जहां तक समझता हूँ, पिक्चरों में देखा है कि इतने बड़े बड़े रईस लोग आते हैं, तो उनकी एंट्री 100, 50, 500 रुपये तो नहीं होगी।
लेकिन प्राइस कितना है? 500 रुपए से कम। उसमें एक दूसरी गेम चल रही होती है वहां पे। ये ऑफिशियल गेम है, एक अनऑफिशियल गेम अलग चल रही होती है, वो जो आपस में लगा हुआ होता है। तूने कितना लगाया, तूने कितना लगाया, तूने कितना लगाया। वहां पर जो चल रहा है वो चल रहा है। तो दो चीजें अलग अलग चल रही है। अगर इससे कम है तो क्या है वो? वैलिड। और इससे ज्यादा है तो वो क्या है? इनवैलिड, वॉइड। तो जो लोग हारते जीतते हैं वो सेटल वहां पे नहीं करते, वो 5 स्टार होटल में सेटलमेंट हो रही होती है। ले आ भाई, वो एक कॉपी सबने मेंटेन की हुई होती है। आज ये इतने जीता, आज ये इतने जीता, आज ये वो फलान ठिकाना, और शाम को जाके जब उनकी एक वो पार्टी चल रही होती है, उस पार्टी में सेटलमेंट्स होती है। जो कल मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था, ब्लैक मनी जो कभी खत्म नहीं होगी। और उसका मैंने अच्छा सा आपको एग्जाम्पल भी दिया था। ग्रीस है वो, ग्रीस। बिना ग्रीस के कार नहीं चलती, जाम हो जाती है। एग्जाम्पल, A and B enter into an agreement which A promised to pay rupees 2 lakh provided चेतक wins। ये आपस में हो रहा है, हम दोनों के बीच में, वहां नहीं हो रहा। वहां की जो बिजनेस डील चल रही है वो ऑफिशियल चल रही होगी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहां सब कुछ, हाँ जी आप जीत गए, लो जी आपके अकाउंट में 500 रुपए ट्रांसफर, 450 रुपए आप जीत गए हैं, जो भी चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर 2 लाख रुपए की एक तरीके की बैटिंग लगी हुई है चेतक पे। फिर क्या कह रहा है? दिस इज नॉट अ वेजरिंग ट्रांजेक्शन विंस। अच्छा क्या कह रहा है? चेतक विंस the horse race competition. This is not a wagering transaction. However, section 30 is not applicable in an agreement in contribute towards अब देख लो क्या जबरदस्त वो कह रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसने मुझे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसे एक बार मैं पढ़ूंगा, इनके रूल देखेंगे ये क्या है। अभी इसको बुकिश कर लो सिर्फ। 500 रुपए वो हम समझ गए हैं, वो कह रहा है, लेकिन जो 2 लाख के लिए डील हो रही है उसको भी वो वेजरिंग ट्रांजैक्शन नहीं कह रहा है। ये कैसे हो गया? कंट्रोल तो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अनसर्टेन तो है। इसको भी छोड़ देते, इसको एक बार मैं डिस्कस कर लूँ आपस में, अपने देखूं कि क्या है इसका जो मेन वो है बुक के अंदर, एक्ट क्या कहता है। असेसमेंट स्टार्ट हुई। अभी भी असेसमेंट है? आज लास्ट है। कितनी देर तक? 45 मिनट्स। अरे बाप रे। जहाँ से ज्यादा नहीं मिलता करने में 15 मिनट हो जाते हैं। तो क्या क्लास होल्ड करें? क्लास को क्या करें? सबका आपका? नहीं, अभी आधे बच्चों का ही है। 3 बच्चों का। आधे घंटे के लिए pause कर दो। हाँ होल्ड थोड़े के लिए pause कर आधे घंटे के लिए दो। pause कर हमारा 2 बजे। अच्छा चलो आप लोग कर लो। किस चीज का है आज? कॉन्स्टिट्यूशन Constitution.